दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए है, लेकिन साथ ही साथ यह इतिहास विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों ये जो टीजीटी इतिहास का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन है आपके फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, CR दास या जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 के अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुए भारत की बहुविध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से समाहित किया है। तो याद रखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है और इसकी जो रचना हुई थी वो अहमदनगर जेल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन है आपके 1951, 1952, 1954 या फिर 1957। तो उत्तर है दोस्तों देखिए 1954। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए भारत चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954, याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। दोस्तों यदि आप पंचशील के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, पंचशील क्या है, और इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, आप वहां से पंचशील को समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर आपको ये देखना है कि भारत और चीन के बीच पंचशील संधिपत्र या पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? 29 अप्रैल 1954 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच ये समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। आपको बता दें भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी यानी अगस्त 1947, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और दोस्तों फरवरी 1947 में क्लीमेंट एटली ने भारत की आज़ादी की घोषणा की और वह जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तो कुल मिलाकर आप जानिए कि क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित तब किया था जून 1944 में। जून 1944 में सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रकाशित करते हुए कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके UN मुखर्जी, लालचंद्र, 1 और 2 दोनों ने, या अजीत सिंह। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना याद रखिएगा किस सन में?
1909 में हुई थी दोस्तों। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में हुई थी। UN मुखर्जी और लालचंद ने इसकी स्थापना की थी। लालचंद ने हिंदू हितों पर बल दिया और हिंदुओं में पृथकतावाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना के बाद वे उससे सक्रिय रूप से जुड़े रहे। और दोस्तों लालचंद जो थे ये लाला लाजपत राय के निकट सहयोगी भी थे। तो याद रखिएगा, पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी और लालचंद ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में किसके नेतृत्व में संगठित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, MK गांधी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप जानते हैं ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में संगठित किया गया। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो एक बुद्धिजीवी लेखक थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे। इसके अलावा किसान आंदोलन के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है और इन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी और खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी प्रथा की समाप्ति, किसानों को संपत्ति का अधिकार आदि मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था। दोस्तों किसानों के बीच इनको किसान प्राण के रूप में संबोधित किया जाता था। तो याद रखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को दोस्तों किसान प्राण कहा जाता था किसानों के बीच में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान बनाने के विचार के प्रथम प्रणेता कौन रहे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां या मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों सही उत्तर है, देखिए ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, आप जानते हैं। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान के निर्माण की कल्पना की थी और मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, देखिए तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखिए, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1843 में शुरू की गई थी। ये तत्वबोधिनी सभा की सक्रिय पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1883 तक होता रहा और यह कोलकाता से बांग्ला भाषा में प्रसारित होती थी। अगला प्रश्न है, देखिए बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बहिष्कृत भारत। तो दोस्तों सही उत्तर है बहिष्कृत भारत पत्रिका। इसका जो है प्रकाशन या संपादन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। दोस्तों बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है ये कोरेगांव भीमा के युद्ध स्मारक की यात्रा से प्रारंभ किया गया और 3 अप्रैल 1927 को मराठी में इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। एक प्रश्न यहीं पे आपके लिए है, आपको बताना है मूक नायक। दोस्तों मूक नायक जो है पत्रिका, इसका संपादन या प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आपके लिए एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए। देखिए नाना साहब, दोस्तों नाना साहब जो हैं यहाँ पे नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनके सैन्य गवर्नर जनरल तात्या टोपे थे। नवाब हमीद अली खां, दोस्तों नवाब हमीद अली खां ने दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला, देखिए मौलवी अहमदुल्ला ने अवध क्षेत्र में और मनीराम दीवान ने असम में जो है ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण है, देखिए नाना साहब ने कानपुर में और नवाब हमीद अली खान ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस आधार पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है सुमित सरकार, रोमिला थापर, AR देसाई या फिर RC मजूमदार। तो सही उत्तर है वामपंथी इतिहासकार जो नहीं हैं वो हैं दोस्तों RC मजूमदार।
आरसी मजूमदार का पूरा नाम आप जानते हैं, रोमेश चंद मजूमदार है। वो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे और उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पे बहुत काम किया है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बहुत काम किया है और उन्होंने कहा था कि दोस्तों, आरसी मजूमदार ने कहा है कि 1857 का विद्रोह न तो पहला था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार की पुस्तक थी द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बार किस वर्ष में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा का आयोजन पहली बार 1922 में एक साथ भारत और ब्रिटेन में किया गया था। दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे और पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यस एन टैगोर ये जो थे दोस्तों, भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेस्ली के समय काल में सन 1800 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसका उद्देश्य नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा के अधिकारियों के भाषा और संस्कृति में प्रशिक्षित करना था, लेकिन ब्रिटेन के सरकार के विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया और इस संस्था की स्थापना शोध और प्रकाशन इकाई के रूप में मूल रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला, जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ या फिर भूमि हस्तांतरण रोका गया। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। अस्थाई बंदोबस्त आप जानते हैं 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया और इसमें भूमि लगान का 10/11वां भाग कंपनी सरकार को देना होता था और 1/11वां भाग जमींदार को अपनी सेवाओं के बदले अपने पास रख लेना था। इस अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का या अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ, जो भारत की आज़ादी तक उनका समर्थक बना रहा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियामक अधिनियम के द्वारा 1774 में की गई थी। तो याद रखिएगा, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश यानी इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और इसके अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश चेम्बरलेन, लीमेस्टर और हाइड थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस परीक्षा के लिए प्रथम बार परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? तो आपको उस अधिनियम का नाम बताना है। तो उत्तर है दोस्तों 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन डी आपका सही है कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत पहली बार आईसीएस के लिए परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। दोस्तों 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और दोस्तों इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये है कि उत्तरदायी शासन की प्रगति और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मद्रास का वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकार्टनी और लॉर्ड स्टीफेंस। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकार्टनी। दोस्तों देखिए, लॉर्ड मैकार्टनी मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के बीच दोस्तों 11 मार्च 1784 को हुई थी।
याद रखिए 11 मार्च 1784। तो याद रखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि हुई थी और इसके तहत दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और दोनों पक्ष में युद्ध बंदियों को रिहा करने का समझौता हुआ और अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया कि वे मैसूर के साथ मित्रता बनाए रखेंगे। और मंगलौर की संधि पर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था, मैकार्टनी कैसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है। अगला प्रश्न है, जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर है दोस्तों, पहली बार जनगणना का कार्य जो है वो लॉर्ड मेयो के समय काल में प्रारंभ हुआ था 1872। ये सन याद रखिएगा 1872। याद रखिएगा दोस्तों, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन नियमित रूप से जनगणना की बात की जाए तो दोस्तों 1881 में दशकीय जनगणना का प्रारंभ हुआ, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। तो ये देखिए, दशकीय जनगणना का प्रारंभ ये 1881 डेट जो सन है 1881 में दशकीय जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुआ और जो जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी? देखिए, तंबाकू और मक्का, गन्ना और नील, चना और जौ, धान और बाजरा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है 17वीं शताब्दी में तंबाकू और मक्का पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। अगला प्रश्न है, किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? देखिए, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो सही उत्तर है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का संस्थापक रामानुजाचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य को भक्ति काल का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक गुरु रामानुजाचार्य को माना जाता है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और इन्होंने विशिष्ट द्वैवात जो है दर्शन का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद में विश्वास करते थे। निम्बार्काचार्य रामानुज के समकालीन थे, ये द्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। तो सही उत्तर है, भक्ति आंदोलन का संस्थापक रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो सही उत्तर है दोस्तों, किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी की रचना है और किताबुल हिंद अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखित है। इसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, इन सभी विषयों पर लगभग 80 अध्यायों में वर्णन किया गया है। तो याद रखिए, किताबुल हिंद के रचनाकार अल-बरूनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है सेल्जुक, गुज, करलुग या संसबनी। तो सही उत्तर है दोस्तों, तुर्की जनजातियों में जो है सेल्जुक, गुज, करलुग शामिल हैं, लेकिन संसबनी जो है ये तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। ये ताजिक मूल के माने जाते हैं और संसबनी नाम से एक सिक्का भी प्रचलित था मध्यकाल में। तो याद रखिएगा, तुर्की जनजातियों में संसबनी शामिल नहीं है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, तुर्की जनजातियों में संसबनी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने भाग लिया था? आपको बताना है। तो आपको बताना है दोस्तों कि देखिए, किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने भाग लिया था। देखिए, यहाँ पर है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट बाबर की ओर से चंदेरी के युद्ध 1528 में भाग लिया था, लेकिन यहाँ पर चंदेरी का युद्ध का वर्णन नहीं है। तो इस युद्ध में इनमें से कोई नहीं, न तो पानीपत के प्रथम, द्वितीय या तृतीय युद्ध में किसी में भी भाग नहीं लिया था। शेर शाह सूरी ने दोस्तों सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर की ओर से चंदेरी के युद्ध 1528 में भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार जो है मुगल सम्राट अकबर ने किया था। अकबर ने 1580 में अपने संपूर्ण राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, तो याद रखिएगा। और शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी। तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में यानी प्रोविंस में विभाजन, जिसको सूबा कहा जाता था, पहली बार अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही उत्तर है आपका मुजद्दिद की उपाधि हुमायूं को दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई, जबकि देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए कि मुजद्दिद दोस्तों मुजद्दिद का अर्थ रिफार्मर या नवजीवन दाता होता है। देखिए, मुजद्दिद मतलब नवजीवन दाता या रिफार्मर होता है। और समकालीन इतिहासकारों द्वारा शाहजहां, देखिए समकालीन इतिहासकारों द्वारा मुगल सम्राट शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। और 24 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां के नाम से शासक बना था। तो याद रखिएगा, हुमायूं नहीं बल्कि समकालीन इतिहासकारों द्वारा मुगल सम्राट शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? आपको बताना है कि राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन है देखिए, शाही संदेशवाहक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए या प्रमुख सचिव के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों, मीर ए तुजुक जो है ये प्रमुख सचिव होता था। तो प्रमुख सचिव के लिए मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था और इसका कार्य राजस्व को ठीक करना था। ये धर्मानुष्ठान का अधिकारी भी होता था और धार्मिक उत्सवों के लिए भी जो है देखा जाए तो इसका प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिला के स्टार इसको हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था। मीर ए तुजुक धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था और धार्मिक कार्यों की सारी व्यवस्था इसके जिम्मेदारी में होती थी। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या कथा सरिसागर। तो सही उत्तर है दोस्तों, रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज्मनामा नाम से किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो उत्तर है दोस्तों हरिविजय सूरी। देखिए, अकबर ने हरिविजय सूरी को जो है इनको जैन दर्शन के बारे में जानकारी देने के लिए इनको सम्मानित किया था और अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ था कि इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। वो इनसे इतना प्रभावित था कि उन्हें जगत गुरु की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो देखिए, टैवर्नियर, एडवर्ड टेरी, निकलसन डाउनटन या फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों, 6 बार भारत आने वाला जो विदेशी यात्री था वो था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने 1638 से 1663 के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। ये पेशे से जौहरी था और मुगल शासक शाहजहां के काल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया, याद रखिए टैवर्नियर की पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसमें औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा और उसका कमजोर स्वभाव।
दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का प्रबंध किया था, उसे नया जीवन प्रदान किया और यही उसका सबसे महान कार्य था। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने आंतरिक शांति की स्थापना की और सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए जो है समुचित प्रबंध करके मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। उसने पड़ोसी हिंदू शासकों की भूमि को जीतने का प्रयत्न नहीं किया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर स्वभाव के कारण बड़े बड़े तुर्क सामंतों की शक्ति को कुचलकर इस देश में तुर्की शासन को नया रूप दिया। और वह कमजोर स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था। तो देखिए, कारण जो नहीं था वो उसका कमजोर स्वभाव। तो याद रखिएगा, बलबन द्वारा विजय के स्थान पर जो सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई गई उसके लिए उसका कमजोर स्वभाव एक कारण नहीं था, क्योंकि वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टकोणी मकबरा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टकोणी मकबरा है और लोदी काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत निर्माण हुए थे। कई मकबरों का निर्माण हुआ जो अधिकतर तेलंगानी के मकबरे के अनुसरण पर बनाए गए हैं। दोस्तों, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टभुजीय मकबरे का एक सुंदर उदाहरण है और सिकंदर लोदी के समय में स्थापत्य के क्षेत्र में नए प्रकार की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक गुंबद की जगह 2 गुंबदों का निर्माण हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजीय या अष्टकोणी मकबरा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो उत्तर है अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका खिज्र खां के आदेश पर लिखा था और ये रचना पद्य में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, इस कृति में खिज्र खां के नैतिक पतन का भी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? आपको बताना है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन। तो सही उत्तर है दोस्तों बलबन। बलबन वह सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। तो देखिए, ईश्वर के प्रतिनिधि या नायब ए खुदाई का मतलब ये कि बलबन राजत्व सिद्धांत के स्वरूप में विश्वास करता था जो फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसके अनुसार राजा जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है और उसका मानना था कि सुल्तान का हृदय दैवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है। इस कारण उसका जो विचार है या उसकी अस्तित्व है अद्वितीय है। वो देवत्व या ईश्वर के प्रतिबिंब या जिल्ले इलाही के सिद्धांत में विश्वास करता था। तो सही उत्तर है स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन ने कहा है। अगला प्रश्न है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वो कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में बलबन ने दरबार के लिए नए नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। और देखिए सिजदा जो कि भूमि पर लेटकर चरण चूमना और पैबोस, देखिए सिजदा जो है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता था, पैबोस सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरण को चूमना। ये सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी ये बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अमीर खुसरो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज की, जिसमें सितार, तबला और सारंगी। देखिए, सितार, तबला और सारंगी ये अमीर खुसरो के प्रमुख संगीत आविष्कारों में या संगीत के वाद्य यंत्र के आविष्कारों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक ममलूक वंश का था? आपको बताना है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद इब्राहिम लोदी, बलबन या फिर मोहम्मद गोरी। तो सही उत्तर है दोस्तों ममलूक वंश का शासक कौन था? आपको बताना है। सही उत्तर है मामलूक वंश का शासन जो है शासक बलबन था। एक प्रकार से देखिए सल्तनत कालीन शासक बलबन जो है ये मामलूक वंश से संबंधित था। 1206 से 1290 में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान
3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की और आरंभ में इसे दास वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलूक शासक कहा था। तो याद रखिए कि मामलूक वंश या मामलूक वंश से संबंधित बलबन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसके आधार पर आपको सही कोट के साथ जो है इसका मिलान करना है। मोहम्मद बिन तुगलक, दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कृषि के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना उसने की थी। फिरोज तुगलक ने औद्योगिक कार्यालय की स्थापना की थी। बलबन दोस्तों राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान उसने किया और अलाउद्दीन खिलजी ने सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इसने कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने उद्योग कार्यालय की स्थापना, बलबन ने राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया और अलाउद्दीन खिलजी ने सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, दीवान ए रिसालत, देखिए दोस्तों दीवान ए रिसालत जो था ये धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवाने को ही कृषि विभाग का था, आप जानते हैं। दीवान ए इंशा ये पत्राचार विभाग से संबंधित था और दीवान ए अर्ज ये सैन्य मामलों का विभाग होता था। तो इस आधार पर आपका सही कोट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन विष्णु की 12 अवतार प्रतिमा कहाँ है? आपको बताना है। उदयगिरि गुफा, कन्हेरी गुफा, एलोरा गुफा या एलिफेंटा गुफा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों, गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के उपासक थे और उदयगिरि की गुफा से भगवान विष्णु के 12 अवतार की जो है 12 अवतार की प्रतिमा मिली है और इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। तो याद रखिए, गुप्तकालीन विष्णु की 12 अवतार की प्रतिमा उदयगिरि गुफा से मिली है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पेशावर, काबुल, उद्भांडपुर या अटक। तो आपको बताना है दोस्तों कि मुगल महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार किया और हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल के विरुद्ध भी उसने अभियान छेड़ा था। तो उत्तर है देखिए, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर में स्थित थी। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन देखिए, चचनामा, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो या किताबुल हिंद। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सही उत्तर है कि अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख चचनामा नामक कृति में मिलता है। 1216 में ये कृति लिखी गई थी। चचनामा ये फारसी भाषा में लिखी गई है और मूल रूप से अरबी का फारसी में अनुवाद है। इसमें सिंध विजय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नाडु क्या था? तो सही उत्तर है नाडु दोस्तों चोलकालीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का जो है एक इकाई होती थी, एक प्रशासनिक इकाई होती थी और नाडु जो था ये वर्तमान में जिले के समान होता था और नाडु की सभा को नट्टार कहा जाता था। तो याद रखिए, नाडु जो है चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में एक प्रशासकीय विभाग होता था। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सार्वजनिक निर्माण पर या सैन्य व्यवस्था पर। तो सही उत्तर है चोल शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्कृष्ट केंद्रीय प्रशासन के अलावा चोलों ने असाधारण शक्ति और क्षमता से युक्त स्थानीय स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण किया। और दोस्तों परांतक प्रथम के लेखों में उर सभा और महासभा और नगरम नामक संस्थाओं का विवरण भी मिलता है। तो याद रखिए, चोल वंश शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी और प्राचीन काल में जो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो चोल शासन से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, उसमें उसके द्वारा जो उसकी अभियान है उसका वर्णन मिलता है, और ये माना जाता है कि जो है वो भारत का नेपोलियन रहा है, और उसकी एक उपाधि अप्रतिरथ भी मिलती है। दोस्तों, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा इतिहासकार स्मिथ ने दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष या भंडार कौन सा है? ऑप्शन है बस्ती, कोटावा, बयाना या हाजीपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों बयाना। बयाना देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष बयाना राजस्थान में मिलता है, और बयाना से 1821 में सोने के सिक्कों का भारी ढेर मिला था। अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? ऑप्शन देखिए, कराधान, उद्योग, पथकर या न्यायपालिका। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायपालिका, यानी ऑप्शन डी। न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था, और मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक धर्मस्थी और दूसरा कंटक शोधन। और दोस्तों तो देखिए, कंटक शोधन यानी जो समस्याएं या निवारण कंटक शोधन से संबंधित, ये न्यायपालिका से संबंधित विभाग था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, सदस्यों की संख्या 30 होती थी। तो याद रखिए, मौर्य युग में प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा जो चलाया जाता था, और नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नगरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगस्थनीज ने दोस्तों पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर इसके सदस्यों की संख्या 30 थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो है उसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, लेकिन उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष रहे। और दोस्तों, इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाया था, और शीलभद्र हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे, और हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया, और वहाँ के कुलपति उस समय आचार्य शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिक और कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थीं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, नासिक और कार्ले की गुफाएं सातवाहनों के राज्य में संबंधित थीं, और सातवाहन कार्ले चैत्य प्राचीन भारत के जो है नासिक और कार्ले प्रसिद्ध बौद्ध स्थल थे। कार्ले चैत्य प्राचीन भारत के सर्वाधिक सुंदर और भव्य स्मारकों में है। दोस्तों, ये चैत्य सबसे बड़ा और सुरक्षित अवस्था में है। तो नासिक और कार्ले की गुफाएं सातवाहनों के राज्य में स्थित थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है, वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था। इसके अलावा रावी को परुशड़ी, सतलज को सुत्रुद और झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए, चिनाब को अस्किनी, दोस्तों रावी को परुशड़ी, सतलज को सुत्रुद और झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, रारायणीय संहिता। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, रारायणीय संहिता का जो संबंध है वो किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक तो कौथुम संहिता जो गुजरात से संबंधित है, रारायणीय संहिता महाराष्ट्र से संबंधित है, और जैमिनीय संहिता कर्नाटक से संबंधित है। तो सही उत्तर है दोस्तों, रारायणीय संहिता जो है ये सामवेद से संबंधित है, जो इसकी 3 संहिताओं में से एक है। अस्किनी, देखिए अस्किनी जो है ये किस नदी का प्राचीन नाम है?
तो सही उत्तर है अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम है, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा, घग्घर का दृशद्वती और सरस्वती का चिंतक प्राचीनतम नाम है। सरस्वती का नाम चिंतक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो आपको बताना है किस सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध थे। तो उत्तर है इराक। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के इराक से संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। और इसके अलावा दोस्तों मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया यानी इराक तथा मिस्र देशों से सिंधु सभ्यता के लोगों का संपर्क था। अगला प्रश्न बताना है आपको, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और यहाँ से कांस्य की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन स्तरों में से किस प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो सही उत्तर है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासियों का जीवन जो है कृषि आधारित था और सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थीं। यहाँ पैदावार भी बहुत होती थी। दोस्तों यहाँ के खाद्यान्न में जौ प्रमुख था और खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। वे धान की खेती भी करते थे। दोस्तों लोथल गुजरात से धान और रंगपुर से धान की भूसी और बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, किस क्षेत्र में स्थित था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और इस स्थान की खुदाई 1961 में बीबी लाल और बी के थापड़ ने करवाई थी। ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। दोस्तों यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, सही युग्मों को सुमेलित करना है। तो युग्मों को सही ढंग से सुमेलित करना है। देखिए हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। लोथल से दोस्तों देखिए गोदीवाड़ा या बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए सूची के आधार पर उनका सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए पूरा पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल ये नदी तट अधिवास से संबंधित है। मध्य पाषाण काल जो है शैलाश्रय अधिवास से संबंधित है। नव पाषाण काल गर्त अधिवास से और ताम्र पाषाण काल कच्चे और पक्के मकान से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है कामियाड़े, रॉबर्ट ब्रूस फूट, HD संकलिया और डी टेरा। तो सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो हैं एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूस फूटे ने 1863 में सबसे पहले भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के प्राक ऐतिहासिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश भूगर्भवेत्ता और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फूटे को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो सही उत्तर है दोस्तों, सबसे पहले जिस धातु को औजारों के लिए प्रयोग किया गया वो तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का पहला प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था और तांबा जो है ये राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था। दोस्तों तांबा के प्रयोग से पहले आप जानते हैं पत्थर यानी पाषाण के औजारों का प्रयोग किया जाता था और तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया था।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था? तो दोस्तों एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले उत्खनन का आरंभ करवाया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान और संरक्षण के लिए संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन सिक्कों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। दोस्तों एएसआई या भारतीय पुरातत्व संरक्षण, इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास और सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और ये इतिहास विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें से जो प्रश्न आपको कठिन लगे या थोड़ा सा संशय या संदेह हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अपने से खोजकर या अन्य छात्रों से संपर्क करके उसका सही उत्तर उस पर विचार विमर्श करके उसको दे देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा या प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।